हेलो बच्चों। तो आज हम अपने अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 4 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम इससे पहले जितनी भी वीडियोस में पार्ट 3 वीडियो तक हमने जो कुछ भी सीखा है, जो सूत्र और कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनके आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसलिए आपको वो सारे सूत्र और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम उदाहरण 5.1 को करेंगे, फिर उदाहरण 5.2 और 5.3। तो सबसे पहले उदाहरण 5.1। तो जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा सबसे पहले उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया है कि चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण 6.7 गुणा 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी है। चुंबकीय आघूर्ण को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, तो हमें मिल गया कि स्मॉल एम कितना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण 7.5 गुणा 10⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो आई हमारे पास मिल गया। और टी 6.70 सेकेंड क्या है, समय है। सेकेंड से हमें पता चला ये समय है, तो समय को हम स्मॉल टी से लिखते हैं, तो स्मॉल टी हमारे पास ये आ गया। और 10 पूरे दोलन करती है, जिस तरीके से पेंडुलम अपनी जगह से हिलता है ना। पेंडुलम घड़ी में आपने देखा होगा, इस तरीके से हिलता है, जो दीवार घड़ी होती है। तो इसी तरीके से चुंबकीय सुई भी हिलती है, जिस तरीके से चुंबकीय सुई जिस तरीके से हिलती है, जैसे कंपास में हिलती है, तो वैसे ही वो इतने दोलन करती है, 10 दोलन पूरे करती है। तो दोलन को हमने एन से दिखाया। अब हमें निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, यानी बी। तो आप थोड़ा सोचिए कि किस सूत्र में हमने ये पढ़ा था। चुंबकीय सुई के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो थोड़ा सोचिए। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास इस सूत्र में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, केवल एक को छोड़ के। कोई बच्चा ये भी गलती कर सकता है कि यहाँ पर कैपिटल टी को स्मॉल टी समझ कर लिख सकता है, लेकिन कैपिटल टी हमारे पास दोलन काल होता है, ठीक है। तो हमें दोलन काल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास केवल समय है, हमें दोलन काल चाहिए। तो दोलन काल कैसे निकालते हैं, जब हम पूरे समय को, जितने दोलन हमने उस समय में किए होते हैं, उससे भाग दे देते हैं, तो हमारा दोलन काल निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में स्मॉल टी की जगह स्मॉल टी रखा है, यानी 6.70, और एन की जगह 10। तो हमारा जो ये दशमलव है, ये 6 से पहले आ गया और आंसर आ जाता है 0.67 सेकेंड। अब हम इस फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं, सारी चीज़ें जो हमें पता है। 4 की जगह 4, और पाई की जगह पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी। तो अगर, क्योंकि हमारे पास अंश में भी कुछ है, हर में भी कुछ है, तो हम 3.14 लिखते हैं। और बाकी सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से करते हैं। आगे आप देखिए, गुणा और भाग करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप इसे सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास बी का मान आ जाएगा 0.01 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमने लिखा टेस्ला। जैसे हमारे पास एमकेएस पद्धति में जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का उसमें मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। आगे आप देखेंगे टेस्ला, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान गॉस में होगा, तो गॉस को आपको टेस्ला में बदलना पड़ेगा जब आपकी सारी चीज़ें मीटर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उदाहरण 5.2 कि एक छोटे छड़ चुंबक को जब 800 गॉस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो 800 गॉस यानी आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपने एक छोटे छड़ चुंबक को रखा, लेकिन कैसे रखा कि इसकी अक्ष क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस तरीके से चुंबकीय सुई रखी, ये छड़ चुंबक रखा है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये बल आघूर्ण महसूस करता है कितने का, 0.016 न्यूटन मीटर। सबसे पहले लिख देते हैं जो अभी चीज़ हमें पता है। तो हमें पता है कि, और इससे हमें निकालना क्या है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, स्मॉल एम, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है। हमें पता है कि टॉर्क यानी बल आघूर्ण कितना है, वो हमने लिख लिया, थीटा 30 डिग्री है। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 800 गॉस है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्योंकि जो गॉस होता है वो सेंटीग्राम सेकंड वाली मात्रक पद्धति का होता है, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाली का। हमें क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मीटर में है या न्यूटन में है, तो हमें इसको गॉस को किस में बदलना पड़ेगा, टेस्ला में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला। तो 800 गॉस में कितने टेस्ला हो जाएंगे जब हम इसको 10⁻⁻4 टेस्ला से गुणा कर देंगे।
क्योंकि 800 गॉस एक गॉस से ज़्यादा है, तो बी का मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है एम का मान, स्मॉल एम का मान। तो हम कैसे निकालते हैं, किसी छोटे छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण कितना होता है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। तो इसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बस हमें मान रख देने हैं सारे के सारे। तो हमने टॉर्क की जगह टॉर्क रखा, एम की जगह एम, बी की जगह बी, और साइन थीटा क्योंकि 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो वो हमने रख दिया। आगे हम इन एम को यहीं रखेंगे, सारी चीज़ों को उधर साइड भेजेंगे दूसरी साइड, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। और जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका स्मॉल एम यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसी सवाल में हमारे पास एक अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक स्थायी स्थिति से, क्योंकि हम एक छोटे छड़ चुंबक की बात कर रहे थे, अगर आपने स्थायी स्थिति से सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक घुमाया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब भी आप चुंबकीय सुई या चुंबक को घुमाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य संचित हो जाता है, ये उसी को निकलवाना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि स्थायी स्थिति से अस्थायी स्थिति, स्थायी स्थिति कब होती है, जब थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और मैंने अगर किसी छोटे चुंबक को उसकी ही दिशा में 0 डिग्री पर रखा, यानी उसकी ही दिशा में, इस तरफ ही। ठीक है, अब इसे अस्थायी स्थिति में घुमाना है, यानी 180 डिग्री, यानी इसे घुमाया और इसकी विपरीत दिशा में रख दिया, तो 180 डिग्री पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में आपको कितना काम करना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी अस्थायी स्थिति वाली स्थितिज ऊर्जा है उसमें से स्थायी वाले को घटा देंगे, क्योंकि अस्थायी में बाद वाली स्थिति है, तो बाद वाली स्थिति में से पहली वाली स्थिति को घटा देंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा को। तो U हम घटा देंगे जो अस्थायी वाला है उसमें से स्थायी वाले को। ठीक है, तो U का मान कितना होता है, आपको थोड़ा याद हो अगर, तो MB cos थीटा और माइनस MB cos थीटा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, हमने थीटा की जगह 180 डिग्री लिख दिया अस्थायी स्थिति में, स्थायी में 0 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो आपने समीकरण में यहाँ पर लगा दिए मान दोनों के, तो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला माइनस और जो अंदर है ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +MB, और जब आप इसको जोड़ दोगे तो 2MB आंसर आ जाएगा। अब आपके पास M यहाँ से निकाला हुआ है आपने, और B आपने इससे पहले वाले से भी B आपके पास है 800 × 10⁻⁻4, तो उसको आपने रख लिया, तीनों सारी वैल्यूज़ को रख लिया, और फिर इसको गुणा करके देखा तो आपके पास 0.064 जूल, क्योंकि W का मात्रक क्या होता है, जूल, तो वो लिख दिया आपने। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन इसी का पार्ट सी ये है कि छड़ चुंबक को यदि आप एक परिनालिका से विस्थापित कर दें जिसमें कि 1000 फेरे हैं, 1000 फेरे यानी कैपिटल एन या स्मॉल एन आप लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख दिया, जैसे 1000 फेरे हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके पास ए है जो 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही है जितना छड़ चुंबक का था, यानी स्मॉल एम यही है हमारे पास जितना हमने ज्ञात किया हुआ है। तो हमें निकालना है उसमें बहने वाली धारा यानी आई। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये आई हमें निकालना है। अब आई को हम कैसे निकालेंगे, अगर आप थोड़ा याद करें, आप पहले सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे, ये सारी चीज़ें जो भी आपको पता है। अब आप फिर थोड़ा सोचते हैं कि कितना एक चुंबक का या चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो M बराबर, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था NIA होता है, जो आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा। तो M बराबर होता है NIA। ठीक है, तो N आपके पास है, I आपको निकालना है, A आपके पास है, और M आपके पास यहाँ से आपने निकाला हुआ है। तो आगे आप जब इसे सॉल्व करते हैं, अब जब भी आप वैल्यूज़ को रखते हैं फॉर्मूले में, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपकी सारी वैल्यूज़ हों वो एक ही मात्रक में हो। जैसे ये भी मीटर है, यहाँ पे फेरे तो क्योंकि मीटर सेंटीमीटर मात्रक नहीं होता है,
बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे ये m है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो सारी चीज़ें मीटर में हैं। यानी एक ही पद्धति में MKS में हो, ऐसा ना हो कि सेंटीग्राम सेकंड CJS वाली में हो, ठीक है? अब आगे हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया, I का मान निकालना है सबको, उधर साइड अगर जब हम भेजेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये जो आपका साइन है, ये बट्टे का साइन है, यानी भाग का साइन है। तो आगे आप सॉल्व करेंगे, I बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? I बराबर आ जाएगा 2 एम्पीयर। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? तो ये हमारी धारा हो जाएगी, ठीक? अब है उदाहरण 5.3, जो कहता है कि क्या होता है जबकि एक चुंबक को 2 खंडों में आप विभाजित कर रहे हैं, पहले उसकी लंबाई के लंबवत और उसकी लंबाई के अनुदिश। जैसे एक चुंबक है, आपने उसको लंबवत बाट काटा या फिर ऐसे काटा लंबाई के अनुदिश, तो हमेशा आप याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चुंबक को 2 बराबर भागों में काटने पर आपके पास 2 चुंबक आ जाते हैं, जिनमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यानी दोनों के दोनों जो भाग नए आते हैं, वो भी एक चुंबक होते हैं, जिनके अपने उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक? इस पे हम काफ़ी समय से बात कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में, तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। अगला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है, लेकिन उस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस पे आपने किसी एक चुंबकीय सुई को रखा, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। ये आपने पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अगर एक सुई है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो एक समान है, वो यहाँ पर भी सेम बल लगाएगा, नीचे वाले पे भी सेम बल लगाएगा। यहाँ ऊपर से सेम बल लग रहा है, नीचे से सेम बल लग रहा है, तो ये इसको ऊपर खींचना चाहते हैं नीचे, तो परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा, लेकिन बल आघूर्ण होगा क्योंकि ये घूम जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको एक छड़ चुंबक के पास रख दें, इसी चुंबकीय सुई को, तो छड़ चुंबक के पास रखने पर आप आगे ये जो कह रहा है, लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक छड़ चुंबक के पास जब आप रखते हैं, जैसे ये एक छड़ चुंबक है, इसके पास जब आप रख देते हैं ना, तो इस छड़ चुंबक के आसपास एक कैसा क्षेत्र है? असमान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई के इस भाग पर कुछ बल लगता है, इस भाग पर कुछ अलग बल लगता है। तो जो परिणामी बल होता है वो 0 नहीं होता है, और बलाघूर्ण तो लगता ही है, तो लेकिन परिणामी बल भी लगता है, ठीक है? इसीलिए ये जो क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप इस एक्सप्लेनेशन से देंगे, ठीक है? और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, ठीक है? यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ आपको समझाई हुई है। आगे है कि क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टॉरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणी दीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि एक चुंबकीय विन्यास, जैसे एक चुंबक होता है, उसका एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ऐसा क्यों होता है वैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चुंबक होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी स्मॉल m वो 0 नहीं होता। जिस भी चुंबकीय विन्यास का ये जो स्मॉल m है वो 0 हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, तो उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं होगा। जैसे कि एक टॉरॉइड होता है ना, आपके पास एक टॉरॉइड, इसमें इस तरीके से धारा बहती है, अगर आप देखिए टॉरॉइड, तो इसके क्योंकि आप इस भाग पर अगर देखें आप केंद्र पर, तो चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, और इसी की वजह से इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नहीं होते हैं, ठीक है? इसीलिए इन्होंने आपसे ये पूछा कि क्या ज़रूरी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होना, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सेम वही चीज़ लिख दी जो मैंने आपको बताई है, ठीक? आप इस तरीके से इसको पढ़ के लिख सकते हैं, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर 2 एक जैसी दिखाई देने वाली छड़ें हैं, ए और बी, जिसमें से कोई निश्चित रूप से चुंबकीय है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कौन-सी छड़ चुंबकित है। तो अब हमें पता करना है कि क्या दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक, ठीक? अब यहाँ तक का जवाब आपको देती हूँ मैं। जैसे हमारे पास 2 छड़ें हैं जो चुंबकित हो हैं कि नहीं हमें पता करना है। अगर ये 2 छड़ें जब एक-दूसरे के पास लाई जाती हैं इस तरीके से, अगर ये एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक-दूसरे को दूर की तरफ, जिससे कि ये दूर-दूर चले जाएँ, ऐसा बल लगाती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस पर भी ये भी चुंबकित है और ये भी चुंबकित है, ठीक? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, केवल एक ही होती, तो ये इसको अपनी तरह बनाने की कोशिश करती, यानी चुंबकत्व करने की कोशिश कर लाने की कोशिश करती इस पर भी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि दोनों चुंबकित हैं। लेकिन अगर एक चुंबकित होती है, जब आप इन दोनों को पास लेकर आएँगे तो इनमें आकर्षण बल होगा। तो इससे आप समझ जाएँगे कि इनमें से कोई एक चुंबकित है।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे ये पूछ रहे हैं कि यदि केवल इसका जवाब जो मैंने आपको बताया ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे ये पूछ रहे हैं यदि उनमें से एक छड़ चुंबकित है तो आपको पता करना है कि कौन सी छड़ है जो चुंबकित है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी छड़ चुंबकित है? अब मान लिया आपने एक ये छड़ है, एक ये छड़ है, ये छड़ ए है, ये छड़ बी है। जब आप इस छड़ ए को इस छड़ बी के सिरे से बीच तक लेकर जाते हैं पूरा, तो सिरे पर अगर आपको ऐसा लगे कि आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक। अब आप थोड़ा बीच में गए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छड़ ए चुंबकित नहीं है, क्योंकि अगर ये छड़ ए चुंबकित होती तो फिर आकर्षण बल तो बीच में भी लगता, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब छड़ बी चुंबकित है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि अब छड़ बी चुंबकित है तो इसके बीच में क्यों नहीं है आकर्षण? तो ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि जो छड़ें चुंबकित होती है ना, उनके सिरों पर आकर्षण अधिक होता है, कम बीच में होता है, तो सिरों पर ज़्यादा होता है इसलिए। और अगर आपको लगे कि पूरे यहाँ सिरे पे लेकर आया तो भी आकर्षण बल लगा, बीच में लेकर आए तो भी आकर्षण बल बराबर है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपकी छड़ ए चुंबकित होगी, क्योंकि इसके कारण वो चुंबकत्व है जिसके कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी चुंबकत्व है, यहाँ पर भी, तो हर एक जगह। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी छड़ चुंबकित है, ए है कि बी है, ठीक है। तो ये इसका जवाब भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने जो बताया वो ही यहाँ पे लिखा गया है, तो इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम स्थिर वैद्युत अनुरूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उदाहरण 5.4 और 5.5 को भी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए